Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hamad and I am lecturer in finance. I welcome you all on behalf of Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. In the last lecture, we started our subject cost and managerial accounting, and we studied about the features of cost accounting and managerial accounting, and we also studied the differences between financial and मैनेजरियल अकाउंटिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर जो हम चीज़ें देखेंगे उसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर हमारे पास रॉ मटेरियल है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल में हम डायरेक्ट मटेरियल देखेंगे, डायरेक्ट लेबर देखेंगे और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड देखेंगे। और उसके बाद हम प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे। और उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और आपकी मर्चेंडाइजिंग कंपनी की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्यों ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं और किस तरह से ये प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट इनके अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है। और उससे लास्ट में हम ये देखेंगे कि आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शेड्यूल किस तरह से बनता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बेसिकली जो पार्ट है वो आपके इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शेड्यूल से। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और इन क्लासिफिकेशंस को हमने 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिफाइन किया था और देखा था कि हमने, जिसमें हमने कहा था कि बिहेवियर है, ट्रेसेबिलिटी है, कंट्रोलेबिलिटी है, रेलिवेंस है और फंक्शन है। आज अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल। देखिए मैंने एक बात की थी, रॉ मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। कुछ लोग इसे एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, रॉ मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल बेसिकली अनप्रोसेस्ड नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ पर जो हम रॉ मटेरियल बात कर रहे हैं, हमारे इस डायरेक्ट मटेरियल के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो बेसिकली अनप्रोसेस्ड नेचुरल रिसोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यहाँ पर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो बेसिकली हमारा जो रॉ मटेरियल है हमारे सप्लायर का वो फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम जो एक कैनवुड का एक रेडियो अपनी गाड़ी के अंदर जो इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे लिए हमारी गाड़ी का रॉ मटेरियल है, लेकिन वो कैनवुड कंपनी का बेसिकली फिनिश प्रोडक्ट है जो हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो ये अपना थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर क्लियर कीजिएगा। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल को हम डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट कैन बी कन्वीनियंटली ट्रेस्ड डायरेक्टली टू इट। कि ये वो मटेरियल है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और जो इजीली ट्रेसेबल टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी आप मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उस गाड़ी के अंदर आप जो टायर्स यूज़ कर रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर जो आप इंजन यूज़ कर रहे हैं, उस गाड़ी का स्टीयरिंग है, उस गाड़ी के अंदर प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, उस गाड़ी के अंदर सीट कवर्स यूज़ हो रहे हैं, ये जो आपके पास साउंड सिस्टम है, जो वायरिंग हो रही है, ये सारा का सारा आपकी इस गाड़ी का रॉ मटेरियल है। वो जो रॉ मटेरियल है वो उस प्रोडक्ट का एक एसेंशियल पार्ट है, वो उस प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट है। अगर उस मटेरियल में से किसी एक चीज़ को भी आप गाड़ी के अंदर इंस्टॉल ना करें तो आपका फिनिश प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो ये वो चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है। नीचे आपके पास एग्जाम्पल ये है कि रेडियो इंस्टॉल्ड इन योर ऑटोमोबाइल इज ए रॉ मटेरियल फॉर योर कार। सेकेंड जो चीज़ है वो है आपके पास डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का हमारे पास दूसरा नाम है टच लेबर। ये वो लेबर है जो फिजिकली इन्वॉल्व है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके जो असेंबली लाइन वर्कर्स हैं वो बेसिकली फिजिकली इन्वॉल्व हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आपकी असेंबलिंग के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बुक हमें डेफिनेशन क्या देती है कि डायरेक्ट लेबर दोज लेबर्स कॉस्ट दैट कैन बी इजीली ट्रेस्ड टू इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ये वो कॉस्ट है जो इजीली एंड कन्वीनियंटली ट्रेसेबल टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो फिजिकली इन्वॉल्व है, उसका जो वेज रेट है वो बेसिकली क्या चीज़ है, आपके उसकी प्रोडक्ट की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल वेजेस पेड टू ऑटोमोबाइल असेंबली वर्कर्स जो है ये बेसिकली आपकी डायरेक्ट लेबर। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है वो है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू ए
स्पेसिफिक यूनिट प्रोड्यूस्ड। ये वो कॉस्ट है जिसको जब हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन की थी तो हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेसिबिलिटी के अंदर हमने दो चीज़ें कही थी। हमने कहा था कि एक है हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हमने कहा था कि ये वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली एंड कॉस्ट बेनिफिशियली ट्रेसेबल टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट थी। और उस डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये हमारे पास क्या चीज़ है? डायरेक्ट कॉस्ट। जब हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात की थी तो हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट का कहा था कि ये वो कॉस्ट है जो कॉस्ट बेनिफिशियली एंड डायरेक्टली ट्रेसेबल टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है, जो इजीली ट्रेस नहीं की जा सकती। और वो जो इजीली ट्रेस नहीं की जा सकती वो है बेसिकली आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कि ये वो कॉस्ट है, ये यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू स्पेसिफिक यूनिट प्रोड्यूस्ड। कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल और लेबर के अलावा आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और ऑल सपोर्टिंग मटेरियल जो आपके पास यूज हो रहा है, जो आपके प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, वो सारी की सारी कॉस्ट जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है? आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट है। कि एग्जांपल के अंदर आप देखें कि हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। कि इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर जब हम कहते हैं तो हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, लुब्रिकेशन कॉस्ट जो है वो आपकी क्या चीज़ है? आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। या आपकी फैक्ट्री का जो प्लांट मैनेजर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, आपकी फैक्ट्री रेलिवेंट टू योर प्रोडक्शन सिस्टम जो है, तो वो आपकी उनकी जो सैलरी दी जा रही होती है वो सारी की सारी, या उनके जो हेल्पिंग स्टाफ है जो उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं, उन लोगों की सैलरीज, या वो जो अपने ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उन कंप्यूटर्स के अंदर ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, या उन कंप्यूटर्स की जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, वो सारी की सारी क्या चीज़ है? आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट है। क्लियर? हमारे पास जो चीज़ है वो है आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, आपकी सेलिंग कॉस्ट है और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट नेसेसरी टू सिक्योर द ऑर्डर एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। इस सेलिंग कॉस्ट का दूसरा नाम है ऑर्डर गेटिंग एंड ऑर्डर फिलिंग कॉस्ट। कि आप एक ऑर्डर रिसीव करने से एक उसका फिनिश प्रोडक्ट आपके कस्टमर को डिलीवर करने तक जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो बेसिकली क्या चीज़ है? आपकी सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में ऑल एग्जीक्यूटिव, ऑर्गेनाइजेशनल एंड क्लरिकल कॉस्ट, ये तमाम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर आपके CEOs, आपके CFOs, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका HR डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट और आपका परचेज डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये बेसिकली आपका हेल्पिंग स्टाफ है जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को, प्रोडक्शन में तो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और उनकी जो कॉस्ट है वो बेसिकली क्या चीज़ है? आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का पार्ट है। अब इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज, उन डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है उस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कॉस्ट, उस इक्विपमेंट की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कॉस्ट, वो सारा का सारा जो काम है वो है बेसिकली आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का पार्ट है। एक बात क्लियर कीजिएगा, एक तरफ है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दूसरी तरफ है आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और जब हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास एक सेलिंग कॉस्ट है और दूसरी आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट को मैंने जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें हमने डिफाइन किया था कि प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है विच इंक्लूड्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वो ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी हमने देखा है ये क्या चीज़ें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाती हैं। इस प्रोडक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम हम इसे कहते हैं कि इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट या कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। इसको इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट क्यों कहते हैं या इसको कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्यों कहते हैं, उसको हम ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है हमारे पास
पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट बेसिकली हमने इसको जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये क्या चीज़ है, आपकी एक्सपेंस कॉस्ट। ये आपके डेली एक्सपेंस जो हैं, आपके जो रूटीन एक्सपेंस हैं जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, जिस कॉस्ट को आप स्टोर नहीं कर सकते, जिन इम्प्लॉयज़ की सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते, उससे एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट है वो आपकी बेसिकली क्या चीज़ है, आपकी पीरियड कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट को देख लेते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाती हैं। अब हमने कहा था कि इस प्रोडक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट या कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। क्यों कहते हैं इसको इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट या कैपिटलाइज्ड कॉस्ट? जब हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाता है और जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होता तो वो हमारे पास हमारे फिनिश गुड्स वेयर हाउसेस के अंदर पड़ा रहता है, और जब तक वो फिनिश गुड्स वेयर हाउसेस के अंदर रहेगा वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर, एसेट्स के अंदर, इन्वेंट्री बैलेंस के अंदर एज एन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के तौर पर स्टोर रहेगा। इस वजह से क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसको हम एज एन इन्वेंट्री स्टोर कर सकते हैं, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, आपके पास इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है ये एक कंपनी का कैपिटल आइटम है जो कंपनी के एसेट साइड के अंदर, जो उसकी बैलेंस शीट में आपके एसेट साइड के अंदर एज एन इन्वेंट्री, फिनिश गुड इन्वेंट्री स्टोर होता है। और ये क्योंकि कंपनी का कैपिटल एसेट है तो इस वजह से इस प्रोडक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या चीज़ है, कैपिटलाइज्ड कॉस्ट भी है। सेकेंड चीज़ है हमारे पास पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल सेलिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब देखें, हमने जब कॉस्ट क्लासिफिकेशन देख रहे थे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने अभी देखा कि हमारे पास जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर हमने देखा हमारे पास सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। ये जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ये है बेसिकली हमारे पास पीरियड कॉस्ट। अब ये जो पीरियड कॉस्ट है इसको हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर एज एन इन्वेंट्री स्टोर नहीं कर सकते। ये आपकी जैसे ही इनकर होती है ये कॉस्ट, आपकी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाकर आपकी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पर आपकी इनकम स्टेटमेंट से निकल जाती है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये क्या कॉस्ट है, आपके पास एक्सपेंस कॉस्ट है। अब देखिए हमारे पास बैलेंस शीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की और मर्चेंडाइजिंग कंपनी की है। मर्चेंडाइजिंग कंपनी की जब हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो मर्चेंडाइजिंग कंपनी में हमारे पास एक तरह का इन्वेंट्री अकाउंट नज़र आता है जिसे हम कहते हैं कि मर्चेंडाइज्ड इन्वेंट्री, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्रोडक्शन हो रही है और ना ही सेल हो रही है। जब प्रोडक्शन नहीं है तो हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, जब प्रोडक्शन नहीं है तो हमें लेबर की ज़रूरत नहीं है। हम फिनिश गुड्स मार्केट से परचेज करते हैं और उन्हें प्रॉफिट पर मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं, ये है हमारा मर्चेंडाइज बिजनेस। और इस वजह से हम जब मर्चेंडाइज कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर हमें एक तरह की इन्वेंट्री नजर आती है, मर्चेंडाइज गुड्स इन्वेंट्री। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर हमें इन्वेंट्री के अंदर 3 अकाउंट नजर आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है वर्किंग प्रोसेस, तीसरा है हमारे पास फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल ये वो चीज़ है जो हम अपनी फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए या फिनिश गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम मटेरियल परचेज करते हैं। वर्क इन प्रोसेस ये वो आइटम्स हैं जो अभी अंडर प्रोसेस हैं, जो फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, जिनको हम मार्केट में अभी सेल नहीं कर सकते, जिनके ऊपर अभी कुछ काम बाकी है, जिनको हमने कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद फिनिश गुड्स में। लेकिन उसके बाद फिनिश गुड्स हमारे पास ये वो इन्वेंट्री है जो हर तरह से कंप्लीट तो हो चुकी है और रेडी टू सेल है। ये वो 3 तरह की इन्वेंट्रीज हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर हमें नज़र आती हैं। ये आपकी मर्चेंडाइजिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जब हम बैलेंस शीट को जाकर देखते हैं तो उनके इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर हमें ये बेसिक डिफरेंसेस ये उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आप देख लें कि आपके पास मटेरियल, रॉ मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल क्या चीज़ है, मटेरियल वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड है। वर्क इन प्रोसेस क्या है, पार्शली कंप्लीट प्रोडक्ट्स हैं, सम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड हैज बीन एडिड, और कुछ
मटेरियल अभी मज़ीद ऐड करना बाकी है। और फिनिश गुड्स क्या चीज़ें हमारे पास कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स हैं लेकिन वो अभी तक मार्केट में सेल नहीं हुई। जो चीज़ें सेल हो गई वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जाकर पार्ट बनेगा, और जो चीज़ अभी तक सेल नहीं हुई वो आपके बैलेंस शीट में, आपके इन्वेंट्री अकाउंट में आपके फिनिश गुड्स के तौर पर स्टोर होकर रहेगी। अब आपके पास इनकम स्टेटमेंट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की और मर्चेंडाइजिंग कंपनी की। ये दो स्पेसिमेन हैं आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के। आप देखिए कि इनके अंदर जो स्लाइट डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मर्चेंडाइजिंग कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, वो मर्चेंडाइजिंग कंपनी में आपके पास बिगनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद जो चीज़ आ रही है वो है परचेजेस। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बिगनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के बाद जो चीज़ आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शेड्यूल। और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, यहाँ पर आपको ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड खुद से कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने के लिए रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और वर्क इन प्रोसेस को, ये चार चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके शेड्यूल के लिए मैं आपको एक नोट्स बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये दोनों जो चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एक बेसिक इन्वेंट्री इक्वेशन से कैलकुलेट की गई है। और वो बेसिक इन्वेंट्री इक्वेशन बेसिकली क्या चीज़ है, आपके पास बिगनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अंदर जब आप परचेजेस ऐड करते हो तो ये आपके पास बनती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें आप एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को माइनस करें तो आपके पास क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट है। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपकी जेब में 500 रुपये हैं और आप घर वालों से 1000 रुपये बोरो करते हैं तो आपके पास मनी अवेलेबल फॉर यूज़ है आपके पास $1500। तो उस $1500 में से अगर आप 700 खर्च कर देते हैं तो बाकी आपके पास एंडिंग जो बच जाता है, एंडिंग बैलेंस, वो आपके पास $800 है। यहाँ पर आपके पास जो $500 जो आपके पहले जेब में थे वो हैं आपके पास बिगनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और जो आपने घर वालों से 1000 बोरो किए वो हैं आपके पास परचेजेस। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जिन्हें हमने कहा था कि मनी अवेलेबल फॉर यूज़ का नाम दिया था। उसके अंदर से आपके पास अगर आपके पास एंडिंग बैलेंस 800 है तो रिमेनिंग 700 कहाँ गए, तो वो रिमेनिंग 700 बेसिकली क्या चीज़ है, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और ये वो बेसिक इक्वेशन है जिसके थ्रू हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है आपके पास शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें हमने कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज्ड इन प्रोडक्शन। देन वी विल कैलकुलेट द manufacturing cost associated with the goods that were finished during the। ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में बता रहा है, जिसके अंदर कॉस्ट में क्या है, आपके मटेरियल परचेज्ड, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के आपके पास जो मटेरियल परचेज है वो आपके पास बैलेंस शीट में क्या चीज़ है, आपके पास रॉ मटेरियल के तौर पर ऐड हो रहा है। जब आप उस मटेरियल को प्रोडक्शन यूनिट में इशू करते हैं तो वहाँ पर आपकी लेबर अप्लाई होती है, और वो जब आपके रॉ मटेरियल के ऊपर जब लेबर अप्लाई हो जाती है तो वो जो आपके है पास जो चीज़ बच जाती है वो है आपके पास वर्क इन प्रोसेस। और उन वर्क इन प्रोसेस में आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का कुछ पार्ट ऐड किया जाता है, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिनिश गुड्स की फॉर्म में आपके पास चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और ये फिनिश गुड्स जब आप मार्केट में जाकर कस्टमर को सेल करते हो तो ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सूरत में आपको नज़र आ रही होती है। उसके साथ साथ आपके पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जिसको हमने पीरियड कॉस्ट का नाम दिया था, और ये आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज ए सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पर जाकर माइनस हो जाते हैं। आपको देखें, आपको बेसिक इनकम स्टेटमेंट का पता है कि जिसमें आपने सेल्स माइनस CGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये है आपकी बेसिक इनकम स्टेटमेंट इक्वेशन। इसमें सेल्स जो आप कैलकुलेट करते हो वो आप
कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, ये आपकी टोटल सेल्स का फिगर निकल आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली आपने अभी कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शेड्यूल के थ्रू आप जाकर कैलकुलेट करते हो। वो सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बचता है, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये आपने पीरियड कॉस्ट, जिसे हम सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का नाम दे रहे हैं, ये आपने माइनस करनी है। ये बेसिकली क्या चीज़ है, आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेकिन आपकी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो आपकी पीरियोडिक एक्सपेंस के तौर पर आपके इनकम स्टेटमेंट से डिडक्ट हो जाती है।